गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने साइनोबैक्टीरिया में जनरल कैरेक्टर्स और इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सेल स्ट्रक्चर पढ़ी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि नील हरित शैवालों में जनन किस प्रकार से होता है। आइए देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के जो मेंबर्स हैं नील हरित शैवालों में जनन कायिक और अलैंगिक प्रकार का पाया जाता है। लैंगिक जनन और चल जनन कोशिकाओं का पूर्णतया अभाव होता है। मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली एंड asexually. Sexual reproduction and motile reproductive cells are altogether absent in cyanobacteria. तो आइए देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिशन के बारे में, यानी कि द्विभाजन। यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स सामान्यतः फिशन या द्विभाजन के द्वारा जनन करते हैं। इस विधि में एक कोशिका में बाहर से अंदर केंद्र की ओर एक पट के निर्माण तथा ये देखिए ये सेल है, ठीक है। यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर यहाँ पर पट का निर्माण, पहले पट का निर्माण केंद्र की ओर सेप्टम का निर्माण होना प्रारंभ होता है और फिर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक आगे वाली सेल में चला जाएगा, एक नीचे वाली सेल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक से दो सेल्स जो हैं वो फिशन के द्वारा बन जाती हैं। नेक्स्ट आता है विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स फॉर एग्जांपल माइक्रोसिस्टिस, इनमें कॉलोनी पाई जाती है। ये कॉलोनी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है और प्रत्येक खंड एक पूरी तरह से एक कॉलोनी में परिवर्तित हो जाता है। थर्ड टाइप आती है इसमें हॉर्मोगोन्स के द्वारा या हार्मोगोनिया के द्वारा। ये ट्राइकोम के छोटे छोटे खंडों, ये जो तंतु हॉर्मोगोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोगोन्स ये वैसे हम ऑसिलेटोरिया में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये मैंने ट्राइकोम बनाया है ऑसिलेटोरिया का। ये हॉर्मोगोन्स छोटे छोटे खंड होते हैं, 2 to 3 सेल्ड। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा कि दो सेल्स के ये खंड जो है एक तरह से हॉर्मोगोन का काम करता है। नोस्टोकेलिस और स्टिगोनीमेटेलिस ऑर्डर्स में हॉर्मोगोन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ ये एक सेपरेशन डिस्क बन जाती है, जिसे हम नेक्रेडियल डिस्क भी कहते हैं। ये पार्ट डेड हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट इधर बंद हो जाएगा, इधर बंद हो जाएगा, यहाँ से इसी प्रकार से ये इधर और ये इधर। तो ये पार्ट जो है एक तरह से डेड पार्ट हो जाएगा दोनों तरफ से, लेकिन अंदर की सेल्स तो जीवित हैं। ये पार्ट जो है 2 to 3 सेल्ड या 1 to 2 सेल्स जो है ये हॉर्मोगोन्स बन जाते हैं और ये मेन प्लांट बॉडी से टूट के बाहर गिर जाते हैं और फिर ये हॉर्मोगोन्स जर्मिनेट होकर नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों विधियां फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड हॉर्मोगोन्स के द्वारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जब हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे तब हमने ये पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा संपन्न होता है। तो साइनोफाइसी के मेंबर्स में, साइनोबैक्टीरिया में इस प्रकार से इस टाइप के स्पोर्स का निर्माण होता है। ये बीजाणु इसमें बनते हैं। एंडोस्पोर्स क्या है? अंतः बीजाणु। कुछ वेजिटेटिव सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो विभाजित होकर छोटे छोटे गोल राउंडेड स्पोर्स का निर्माण करता है, ठीक है। ये बिना भित्ति वाले नेकेड होते हैं,
ये जो बीजाणु हैं ये नेकेड होते हैं, उसी के अंदर ही होते हैं। स्वतंत्र होने पर ये अपने चारों ओर एक पतली भित्ति स्रावित करते हैं और फिर ये जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। यानी कि जब अभी सेल के अंदर ही एंडोस्पोर्स बनते हैं, ये इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो चारों तरफ जो है राउंडेड से हो जाएंगे और ये नेकेड हैं, बिना भित्ति के हैं। इन बिना भित्ति के बीजाणुओं को हम अंतः बीजाणु कहते हैं। और ये भी जब बहुत सारे बन जाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सेल वॉल पे, सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी, ये सारे के सारे बाहर निकल आएंगे और ये अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है डर्मोकार्पा। डर्मोकार्पा में इस प्रकार से ये एंडोस्पोर्स बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एकाइनेट्स, यानी कि निश्चेष्ट एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु। कुछ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें कायिक कोशिकाओं में वेजिटेटिव सेल्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो थोड़ा अधिक मात्रा में संचित हो जाता है। वो साइज में, आकार में थोड़े से बढ़ जाते हैं, कलर उनका चेंज हो जाता है और एक चारों तरफ उनके मोटी भित्ति बन जाती है। ये थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता है। ऐसी कोशिकाओं को हम निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट कहते हैं। यानी कि सेल का अंदर का मटीरियल जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा रिजर्व फूड मटीरियल स्टोर करके साइज में बड़ा हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा और बाहर एक मोटी भित्ति स्रावित हो जाएगी। ऐसी कोशिकाओं को हम एकाइनेट या निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। ये एकाइनेट हेटेरोसिस्ट के निकट या दूर या एक चेन में भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में ये जीवित रहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, पानी की भी आसपास रिक्वायरमेंट रहती है, नमी रहती है, तो ये जो है अंकुरित होकर नए प्लांट बॉडी को जन्म देते हैं। इनसे नई प्लांट बॉडी बनती है। काइनेट्स नोस्टोकेसी, रिवुलेरिएसी, साइटोनिमेटेसी, इन सब कुलों में इजी गोइंग वे में प्रेजेंट होता है, बनते हैं। नाउ थर्ड इज नैनोस्पोर्स, नैनो बीजाणु। नैनो बीजाणु बनते हैं ग्लियोकेप्सा एंड माइक्रोसिस्टिस। ये कायिक कोशिकाओं में अत्यधिक तीव्र गति से कोशिका विभाजन से बनते हैं और कायिक कोशिका से छोटे होते हैं। मतलब सेल के अंदर ही डिवीजन होता रहता है और लगातार कोशिका विभाजन होता है और इनका साइज उनसे थोड़ा छोटा होता है क्योंकि पेरेंट सेल से छोटे होते हैं। ये अपने जहाँ ये बनते हैं इन सीटू जर्मिनेट कर देते हैं और नई कॉलोनीज का निर्माण करते हैं। फिर जब कॉलोनीज बन जाती हैं तो बाहर की सेल वॉल ब्रेक हो जाती है, वो कॉलोनी फिर से नई बन जाती है। यानी कि विद इन सेल जो स्पोर्स बनते हैं उनका साइज अपनी मात्र कोशिका से छोटा होता है और वहीं पर ये कॉलोनी का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे बीजाणुओं को हम नैनोस्पोर्स या नैनो बीजाणु कहते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है एक्सोस्पोर्स या बहिर्बीजाणु। अब ये क्या है? बीजाणुधानी के खुले हुए भाग से ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा बीजाणु बाहर निकलते हैं, इन्हें वही बीजाणु कहते हैं। ये इनके चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है और ये स्वतंत्र होने पर अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। ये एग्जाम्पल है इसमें केमीसाइफन, CHAE, कीमोसाइफन। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके अंदर हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट क्या है? नील हरित शैवालों में जिसमें स्टिगोनीमेटालिस और ऑसिलेटेरियसी को छोड़ के यानी कि सभी नोस्टोकैलिस के जो सदस्य हैं उनमें ये हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। हेटेरोसिस्ट क्या है? ये हेटेरोसिस्ट जो है मान लीजिए ये आगे हम इसका डायग्राम देखेंगे। हेटेरोसिस्ट पहले तो हम टाइप देखते हैं। हेटेरोसिस्ट की दो मुख्यतः टाइप्स होती हैं। एक होता है शीर्षस्थ हेटेरोसिस्ट और एक होता है टर्मिनल और एक होता है इंटरकैलरी। एक होता है शीर्षस्थ हेटेरोसिस्ट और एक होता है मध्यस्थ हेटेरोसिस्ट। ये तंतु के सिरे में, मान लीजिए ये एक तंतु है, एक सेकेंड, ये देखिए यहां पर इसकी दो टाइप्स हैं। एक है टर्मिनल और दूसरा है इंटरकैलरी। ये हम
नॉस्टॉक के संदर्भ में देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये है इसकी सेल अगर मैं अलग से बनाती हूँ तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए इस तरह से, ये इंटरकैलरी है, ठीक है। ये इसमें है पोलर नोड्यूल, ये भी पोलर नोड्यूल है, ये एक हेटेरोसिस्ट है। शीशस्थ हेटेरोसिस्ट में ये सिरे पर प्रेजेंट होता है, मान लीजिए ये है, और इसमें ये पोलर नोड्यूल है, ये टर्मिनल हेटेरोसिस्ट है, ठीक है। ये तंतु के सिरे पर उपस्थित होता है, इनमें केवल एक ही ध्रुवीय नोड्यूल पाया जाता है, केवल एक है। और जो इंटरकैलरी है इसमें दो पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। टर्मिनल हेटेरोसिस्ट मुख्यतः रिवुलेरिया और ग्लियोट्राइकिया में पाए जाते हैं, और इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट जो है ये तंतु के बीच बीच में पाया जाता है और जिसमें दो पोलर नोड्यूल्स होते हैं। सिलिंड्रोस्पर्मम में ये प्रेजेंट होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, हालांकि हम इसको आगे पढ़ेंगे जब हम नॉस्टॉक पढ़ेंगे तो उस समय हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि इसकी स्ट्रक्चर में जो वेजिटेटिव सेल से आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके बाहर की तरफ एक एनवलप होता है जो कि सेलुलोज की भित्ति होती है, और इसमें पोलर ग्रेन्यूल्स इसकी संरचना की प्रमुख विशेषता है। इसके साथ साथ अंदर इसके फोटोसिंथेटिक लैमिली पाए जाते हैं, और अदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी बहुत कम होते हैं। पॉलीग्लूकोसाइड और पॉलीफॉस्फेट कणिकाओं की संख्या जो है वो भी कंपैरेटिवली कम होती हैं। तो अब मेन क्या है, इसके कार्य क्या हैं? हेटेरोसिस्ट के कार्य अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग इनके उन्होंने अपने तरीके से इसकी विवेचना की है। जैसे बॉर्जी एंड क्रिचनर ने ये कहा कि हेटेरोसिस्ट फ्रेगमेंटेशन में सहायक होते हैं, लेकिन फ्रिश ने ऐसा कहा कि ऐसी विशेष संरचनाएं को ऐसी विशेष प्रकार की जो संरचनाएं किसी ट्राइकोम में या फिलामेंट में पाई जाती हैं उन्हें केवल विखंडन के लिए सहायक मानना ठीक नहीं है, तो इनके और भी कार्य हो सकते हैं। कैनेबियम ने 1929 में ये सुझाव दिया कि हेटेरोसिस्ट एंजाइम रिसेप्टिकल्स हैं। फ्रिश के अनुसार हेटेरोसिस्ट का प्राथमिक कार्य वृद्धि तथा कोशिका विज्ञान से विभाजन से संबंधित है, और इससे उन्होंने बोटैनिकल एनिग्मा वानस्पतिक पहेली की संज्ञा दी है। फोग ने 1951 में ये बताया कि हेटेरोसिस्ट ऐसे पदार्थ स्रावित करता है जो संलग्नित कोशिकाओं को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होता है। इसी तरह से वॉक ने 1965 में ये बताया, एनाबीना सिलिंड्रिका में हेटेरोसिस्ट के कार्य पर उन्होंने अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि हेटेरोसिस्ट उनसे लगी हुई कोशिकाओं में स्पोर्युलेशन या बीजाणु उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। और मैकल्सन एंड डेविस ने 1967 में ये बताया कि आवश्यकता अनुसार हेटेरोसिस्ट जो है नाइट्रोजन का पुनः चक्रीकरण या रीसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन में सहायक होते हैं, और इस तरह से ये उनके द्वारा उचित नियमन का कार्य करते हैं। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्थल हैं। यह क्षमता केवल हम ये कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में ही पाई जाती है, क्योंकि इन्हीं में ही हेटेरोसिस्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ जातियां जैसे एनाबीना टोलिपोथ्रिक्स में हेटेरोसिस्ट अंकुरित होकर नया तंतु बनाते हैं। उसी प्रकार से नॉस्टॉक की जो कम्युनी स्पीसीज है, नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम है, इन और एनाबीना साइकैडी में हेटेरोसिस्ट में एंडोस्पोर्स बनते हैं जो कि अंकुरित होकर नए तंतु को जन्म देते हैं। ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है, परंतु प्रोफेसर एच.टी. कुमार ने 1962 में ये नोटिस किया, एनासिस्टिस निडुलेंस नामक प्लांट के अंदर पैरासेक्सुअलिटी या परालैंगिकता को ऑब्जर्व किया। इसी प्रकार की ही कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड
खोज जो है सिंह एंड सिन्हा ने 1965 में सिलिंड्रोस्पर्मम मेजस प्लांट में इन्होंने ये देखा कि इस प्लांट के अंदर रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन की प्रक्रिया पाई जाती है। कुछ प्लांट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन की प्रक्रियाएं भी नोटिस की गई हैं। परालैंगिकता को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ये जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन से जुड़ा हुआ है, मियोसिस से जुड़ा हुआ है। तो मियोसिस में लगातार डिवीज़न होता है और फिर उसके बाद जो सेल का निर्माण होता है ना, सेल वॉल का निर्माण होता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं साइमल्टेनियस चलते हैं। परालैंगिकता के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये दोनों प्रोसेसेस में डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन नहीं होता, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कहीं हो रहा है तो फिर कुछ पार्ट के अंदर जो है नई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हट के है ये प्रोसेस। तो परालैंगिकता जो है कुछ प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व की गई है। दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फैमिली के इस क्लास के 2 मेंबर्स पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। वो हैं ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सब बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि अब आज 8 तारीख है, 7 तारीख है और 10 दिन के लिए कॉलेज में दिवाली का अवकाश है। तो दिवाली की छुट्टियों में मैं आपको असाइनमेंट असाइन करूँगी जिसमें मैंने अब तक जितना आपको पढ़ाया है। इसके साथ साथ मैं अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इन छुट्टियों में ही नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों मेंबर्स ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक कंप्लीट करूँगी और फिर पूरा का पूरा एक फर्स्ट यूनिट का असाइनमेंट बना के आपको दूंगी जो आपने मुझे सॉल्व करके आपने इस पे डालना है। तो देखते हैं कि आपको ये लेक्चर्स जो हैं कितना समझ में आते हैं। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप उन बुक्स में से पढ़िए और अगर ये मेरे PDF में से आप नोट्स निकाल सकते हैं तो इसमें से आप नोट्स निकाल